बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। 9 मई आने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। आज 6 तारीख शुरू हो गई है, यानी 3 दिन के बाद 9 मई है और 9 मई सानह 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा 3 दिन के बाद। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये था, ज़ाहिर है ये तो हमें पता था कि नून लीग की तरफ से इस पर मज़म्मती बयान जारी किए जाएंगे, सानह 9 मई की मज़म्मत की जाएगी, तहरीक इंसाफ पर सख्त बयान दिए जाएंगे। टेलीविज़न चैनल्स पर भी 1 साल मुकम्मल होने पर इस पूरे वाक़े की दोबारा से रुदात बयान की जाएगी। तो ये तो हमें मुतवक्के था हमारे लिए कि ये होगा। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बारे में सवाल पैदा हो रहा था कि वो क्या करेंगे, वो इस दिन के हवाले से क्या करेंगे, इसको कैसे उस दिन को कैसे गुजारेंगे, उस दिन उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो अब तहरीक इंसाफ ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि उनका लाहे अमल क्या होने जा रहा है। और उसमें लिखा है कि एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाउंडर चेयरमैन मिस्टर इमरान खान, पार्टी लीडरशिप हैज़ डिवाइज्ड द फॉलोइंग प्लान रिगार्डिंग 9 मई 24 एक्टिविटीज़। अब वो कह रहे हैं कि करना क्या है 9 मई 2024 को क्या होगा। नंबर 1, रैलीज जलसाज एट एवरी प्रोविंशियल असम्बली constituency level across Pakistan, elected representatives, ticket holders and तंजीम ऑफिस होल्डर्स to lead the rallies जलसा। पूरे मुल्क में रैलियाँ जलसे निकाले जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी, जलसे मुनक़िद किए जाएंगे और इस सिलसिले में जो ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी है इलेक्टेड मेंबर्स की, रिप्रेजेंटेटिव्स की, प्रोविंशियल असम्बली की, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की जो लीडरशिप है और उसके अलावा जो तंजीम ऑफिस होल्डर्स हैं वो सारे रैलियों का इनेकाद करेंगे 9 मई को। फिर कहा है कि पाकिस्तान एंड पीटीए फ्लैग्स टू बी होस्टेड ऑन बिल्डिंग्स पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं। पीएम इमरान खान फोटो ऑन प्लेकार्ड्स विद कैदी नंबर 804 रिटन ऑन द प्लेकार्ड्स टू बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। प्लेकार्ड उठाए जाएं, इमरान खान की तस्वीर लगाई जाए, उस पर कैदी नंबर 804 लिखा जाए। और फिर लिखा है कि दुआ फॉर द पीटीए शोहदा ऑफ 9 मई को जो पीटीए के शोहदा थे उनके लिए दुआ की जाएगी। It is hereby directed to follow the aforementioned instructions in letter and spirit। इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने एक सर्कुलर जारी करके हिदायत जारी की अपने कारकुनों के लिए कि 9 मई को क्या करना है। 9 मई को ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने जलसे और रैलियाँ मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। अब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी हुकूमतें, ये ऑब्वियस भी है, एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रैलियों का इनेकाद होने दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है ये साबित करना चाहती है कि 9 मई के मामलात में वो मुलव्वस नहीं है और पार्टी की सतह पर तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था और रैलियाँ मुनक़्क़िद करके जलसे जुलूस करके बुनियादी तौर पर यही मकसद है, इस बात का इजहार करना मकसद है कि हम पर बनाए जाने वाले मुकदमात दुरुस्त नहीं हैं, हम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और पार्टी का, पीटीआई का इस 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि तहरीक इंसाफ इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से याद करती है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहती है और टेलीग्राफ को जो पहले लेटर लिखा गया था उसमें भी यही तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इंटरनेशनल मीडिया को भी यही कहा गया। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने इस दिन रैलियाँ मुनक़्क़िद करने और तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने और अपने कारकुनों को बाहर निकलने का पैगाम जारी किया है। देखें अब 9 मई का दिन इस मरतबा कैसे गुज़रता है। हम उम्मीद करते हैं कि पुरअमन तरीके से ये दिन गुज़रे और ना तो पुलिस पुरअमन मुजाहिरीन पर जो है वो अपना तशद्दुद अपने बाजू आजमाए और ना ही जो सियासी जमातें हैं वो वायलेंट हों, पुरअमन रैलियाँ हों और पुरअमन तरीके से एहतजाज हो और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने भी दिया जाए। यही मेरा ख़्याल है कि शायद सबसे बेहतर हल है। हाँ, अलबत्ता जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, जो वाकई मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि उसमें ख़ुद तहरीक इंसाफ भी शायद उसमें मुदाखलत ना करे या रुकावट ना बने। तो लेकिन देखना यह है कि अभी तक चालान कितने लोगों के जमा हुए हैं, अभी तक कितने लोगों को सज़ाएँ हो सकी हैं और कितने लोग जो हैं वो बग़ैर ट्रायल के अभी तक जेलों में हैं। तो ये सारे सवालात हैं जो यकीनन 9 मई के हवाले से ज़हनों में पैदा होते हैं। पुलिस का मैंने जिक्र किया कि पुलिस क्या करेगी, 9 मई को उनको क्या टास्क दिया जाएगा,
क्या किस तरह से, क्या वो गिरफ्तारियां करेगी, क्या वो कारकुनों को मुंतशिर करेंगे, किस तरह का रवैया पुलिस का होगा। तो पुलिस का मैं जिक्र कर रहा था तो मुझे आज खारिया में होने वाला वाक़या याद आ गया। आज खारिया में जिस तरह से पुलिस को फिर एक मरतबा हजीमत का सामना करना पड़ा, जैसे कुछ दिन पहले बहावल नगर में करना पड़ा था। बहावल नगर में तो खैर इनकी बहुत मार कुटाई हुई, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और हमने पूरी कहानी देखी, छोटा भाई बड़ा भाई सब कुछ हमारे सामने हुआ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हमें आईजी पंजाब ने बताया था कि जी हमने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, और वो कोई इंक्वायरी कमेटी बताएगी। तो हुआ क्या था, तो मैंने आपको तभी कहा था कि इंक्वायरी कमेटी कैसे रिपोर्ट देगी। आज तक वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, हालांकि ये 2 घंटे की इंक्वायरी इसके लिए चाहिए थी। 2 घंटे के बाद पता चल जाता कि क्या हुआ है। लेकिन मामला आप जानते हैं कि मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाता है जब इस तरह का मामला होता है। अब आज ख्वाजा सराओं के साथ पुलिस उलझ पड़ी, और पुलिस जो बदकिरदारी में नंबर 1 अपना मकाम रखती है, पंजाब पुलिस बदकिरदारी में, क्योंकि यहाँ पर हमारे इल्म में बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जहाँ पर ख़वातीन अपने मर्दों से मिलने के लिए जेल जाती हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि जिनके मर्द जो हैं वो अगर जेल में हैं और उनकी ख़वातीन उनसे मिलने जाती हैं तो पुलिस एहलकार उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात वो इसमें कामयाब भी रहते हैं। इस तरह के कई वाक़यात माजी में रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसा ही इल्ज़ाम अब भी पुलिस पर, खारिया पुलिस पर लगा कि एक ख्वाजा सरा के साथ नाज़ेबा हरकत की, फिर उसे गालियाँ दी, और फिर ख्वाजा सरा जो सारे इकट्ठे होकर वो पुलिस पर हमलावर हो गए। तो उसके नतीजे में पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़, कुछ के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई है। तो इस तरह की हमारा ये इदारा यानी इसकी तबाही में क्या कसर बाकी रह गई है, और उसकी वजह वही है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब आप पुलिस को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप पुलिस को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि बस ठीक है, जब हमसे लोग सियासी फ़ायदा उठाते हैं तो फिर हम अपने फ़ायदे क्यों ना उठाएं। तो फिर वो सब खुराफात उनके अंदर आ जाती हैं जो कि अगर उनको कानून के दायरे में रहकर उनसे काम कराया जाए तो शायद कभी ना आए। तो आज खारिया में बड़ा उन्हें हजीमत और शर्मिंदगी का सामना एक मरतबा फिर पुलिस को करना पड़ा, और इस फोर्स के ऊपर जिसका यूनिफॉर्म कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ ने पहना था, एक मरतबा फिर बहुत से सवालिया निशान लग गए हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब, वो कहना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब अब हुकूमत से पक्के नाराज़ हो गए, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि जब नवाज शरीफ साहब मिलने के लिए गए थे तो हमारे पास ख़बर यह थी कि नवाज शरीफ साहब के सामने मौलाना फजल रहमान ने अपने शिकायत का अंबार लगा दिया और कहा कि सारा कुछ बांटने के बाद अब क्या देने आए हो, क्या लेने आए हो मेरे पास, और क्या देने आए हो। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ना, उनकी पहली ख्वाहिश ये थी मौलाना की कि उनको सदर बना दिया जाए, सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। इसके लिए मौलाना ने काफ़ी कोशिश भी की। इलेक्शन से पहले भी नवाज शरीफ से मौलाना मिले थे, और मौलाना को नवाज शरीफ ने उस वक्त झंडी दिखा दी थी और कहा था कि देखें जी, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन हुए, उसके बाद मौलाना को नवाज शरीफ साहब ने कोई घास ना डाली और मिलना भी गवारा ना किया, और ये ओहदे बांट दिए पीपल्स पार्टी में। आखिरी एक चीज़ बची थी कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है, गवर्नरशिप उनको दे दी जाए तो चले, उनका निज़ाम चलता रहेगा, जैसे उनको अभी मिल गई थी। पीडीएम की हुकूमत में भी गवर्नरशिप मिल गई थी, कोई हिस्सा मिल गया था, शेयर मिल गया था, तो वो सोचते थे कि शायद उनको मिल जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना गवर्नर लगा दिया। वैसे पीपल्स पार्टी ने जिसको गवर्नर लगाया है, मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी ने ही लगाना था तो ये बेस्ट चॉइस थी उनके लिए। फैसल करीम कुंडी वर्कर हैं, मेहनती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं और पार्टी के लिए लॉयल हैं, तो अपने उस लिहाज से बहुत अच्छा उन्होंने चूज़ किया। लेकिन आज अली मीन गंडापुर ने कहा कि ये गैर कानूनी सदर हैं और गैर कानूनी गवर्नर लगाए, तो इसलिए मैं उसमें गया नहीं हूँ। तो ज़ाहिर है पीटीआई के पास अपना एक मौक़िफ़ मौजूद है। मौलाना फजल रहमान अब इस बात पर नाराज़ हैं कि जो आखिरी चीज़ आप मुझे ऑफ़र कर सकते थे वो भी अगर आपने नहीं देनी और वो भी नहीं दी, तो फिर मेरा आपके साथ चलने का कोई इम्कान नहीं है। देखिए, अगर आसिफ जरदारी साहब एक दिल बड़ा करते और ये ओहदा मौलाना फजल रहमान को मिल जाता, या नून लीग उनको पीपल्स पार्टी को कायल कर लेती, तो शायद फजल रहमान साहब जो हैं वो कुछ समझ जाते या समझौता करने में के काबिल हो जाते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौलाना के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, मौलाना के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, और अब मौलाना के पास भी तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। वो अलग बात है कि वो शायद पीटीआई के साथ अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहे कि, और पीटीआई भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है उनको साथ मिलाने के,
लेकिन फजल रहमान साहब के पास अब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो रही है इकॉनमी के हवाले से। आज की ख़बर यह है कि हुकूमत बनने के दूसरे ही महीने जो तिजारती खसारा है वो 181% उसमें इजाफा हो गया है। 181% तिजारती खसारे में इजाफा हो गया। अब तिजारती खसारा कैसे होता है, यानी आप देखें ना, कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो आखिर में जो प्लस माइनस करके रिजल्ट निकलता है वो तिजारती खसारा है। सादा सी ज़ुबान में हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इम्पोर्ट करते हैं, तो फिगर ये है कि हमने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं उसमें 45 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हुई है। जो एक्सपोर्ट्स हमने किए हैं 2 महीने में 45 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हुई है, और जो हमने इंपोर्ट्स की हैं उसमें 50 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। तो एक तरफ 45 करोड़ डॉलर्स की कमी एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट में 50 करोड़ डॉलर का इजाफा। तो आप सोचिए कि कितना तिजारती खसारा बढ़ रहा है। और हुकूमत कह रही है वाह जी वाह, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, कमाल हो गया, महंगाई कम हो गई, आटा सस्ता हो गया है। आटा सस्ता होने की वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और वो गंदम जो है वो चूँकि अब इस वक्त सरप्लस हो गई है, मार्केट में रुल रही है, तो जो चीज़ रुल रही होती है वो सस्ती हो जाती है। किसानों को इस बात को, कई किसान अपने आप को इस बात पे कन्विंस कर रहे होंगे कि बिल्कुल ख़राब हो जाने से और बिल्कुल काली होके और कूड़ा हो जाने और फेंकने से बेहतर है चलो जो 2500 मिल रहा है गंदम का वो तो पकड़ो ना। तो जब वो आप सस्ती बेचने में मजबूर होंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्राइस गिर जाएगी। यही हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो हुकूमत है वो इस वक्त अभी जो है वो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली खेल चल रही है। यानी हमने नहीं किया, कसूरवार जो हैं वो तो सूबाई हुकूमत है और निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत ने कह दिया कि जी ये तमाम सूबाई हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं, और सूबाई हुकूमत ने कह दिया जी हमारा इससे क्या लेना देना है। तो अभी निगरान हुकूमत करके गई है। 2-3 ब्यूरोक्रेट्स पे डालने की कोशिश की गई, फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर पे डालने की कोशिश की, कोई बंदा अपने ऊपर लेने को उसको तैयार नहीं है। और सूरत हाल यह है कि नई हुकूमत आने के बाद भी शहबाज हुकूमत ने जो है वो 6 लाख टन गंदम मंगवाई है बाहर से। तो लेकिन कोई इस पर अपना मानने को तैयार नहीं है। आप सोचें ना कि आप पंजाब हुकूमत कितना साफ़ सुथरे तरीके से कह रही है जी हम कैसे गंदम खरीदें, गंदम के गोदामों में तो एक बोरी रखने की जगह नहीं है, बल्कि पाँव रखने की जगह नहीं है, हम कैसे गंदम खरीद लें। तो फिर इनसे पूछेंगे जनाब जब गंदम की एक बोरी रखने की गोदामों में जगह नहीं है तो क्यों कहा था 3900 रुपये में हम खरीदेंगे, क्यों वादा किया था। अब सो रहे थे, बगैर ब्रीफिंग लिए कर दिया था, बगैर हकाइक जाने कर दिया था। कहाँ था आपका फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, कहाँ था आपका फूड डिपार्टमेंट। किसी ने आपको नहीं बताया कि 3900 रुपये में गंदम खरीदना मुमकिन नहीं है। आज आपको याद आ गया। तो गलत वादे किए, मार्केट को ख़राब किया, आड़तियों को ख़राब किया, और सारा कुछ करने के बाद गंदम जो किसान है उसको जलील कर दिया। और आप दलील ये दे रहे हैं कि जनाब देखें आटा सस्ता हो गया। तो इस तरह से एक सेक्टर को मुकम्मल तबाह करके आप मुल्क को नहीं चला सकते, सूबे को नहीं चला सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ हैंडल किया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।